वेलकम स्टूडेंट्स, आईएएस एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी जो हम टॉपिक देखेंगे ये छोटा एक टॉपिक है। तो इस लेक्चर में देखेंगे इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन जैसे आप पहले हम देख चुके हैं, हाइब्रिड बनाना यानी कि संकर बनाना, यानी कि दो जनकों के बीच में जब हम संकर बनाते हैं ऐसे दो जनक जिनमें कुछ अंतर है लक्षणों में जीन के कारण। और ये जो हाइब्रिड हम बना रहे हैं ये कैसा हो सकता है, या तो इंटर स्पेसिफिक होता है यानी कि दो अलग जातियों के बीच में हो रहा है इंटर स्पेसिफिक, और इंटर जेनरिक जहाँ पे जीनस ही अलग है। तो अलग अलग जेनरा, अलग अलग जीनस में जब हम क्रॉस बना रहे हैं उसको हम इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। तो ये क्या है और क्यों करते हैं इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बोलता है कि एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च अप्रोच है, यूज़फुल फॉर वेरिएबिलिटी ब्रीडिंग। ये बहुत पहले से किया जा रहा है। वेरिएबिलिटी क्यों, मतलब भिन्नता लाने के लिए। किस तरह से लाएगा भिन्नता, जब अलग अलग प्रजातियों में आपस में हम क्रॉस बनाएंगे, उनका संकर हम बनाएंगे तो जो अलग अलग प्रजातियों में जो जीन होंगे वो एक साथ आएंगे। तो नॉर्मली जो है प्राकृतिक तौर पर अलग अलग प्रजातियों, अलग अलग जाति जो है उसके अंदर जातियों के बीच में क्रॉस जो है वो नॉर्मली नेचुरल तरीके से नहीं बनता है। प्राकृतिक तरीके से फॉर एग्जांपल अगर गेहूं की दो अलग अलग जातियां को हम आजू बाजू लगा दें तो उनमें आपस में प्राकृतिक तरीके से साधारणतः संकर नहीं बनते हैं, क्रॉस नहीं बनते हैं। उनमें एक बैरियर होता है, बोला जाता है एक रिप्रोडक्टिव बैरियर होता है अलग अलग जातियों में। नॉर्मली वो नहीं होते हैं। जो अगर क्रॉस बना भी दें तो वो आगे जो है ना वो वायबल नहीं होता है, वो फर्टाइल नहीं होता है। तो लेकिन अगर हम करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? नॉर्मली हम इसलिए करते हैं कि कुछ लक्षण जो है उस जाति में कहीं मिल ही नहीं रहा है, उससे संबंधित कोई दूसरी जाति में मिल रहा है। तो अगर जाति में नहीं मिल रहा है तो दूसरी जाति से लाने के लिए हमको इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनरिक हमको करना पड़ता है। तो डिज़ायरेबल ट्रेट्स, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि डिज़ायरेबल हैं, जो हम चाहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध की क्षमता अगेन पैथोजेन, या कुछ एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट के लिए या गर्मी के लिए, कूल टेम्परेचर के लिए, इस तरह का कोई रेजिस्टेंस का कोई जीन है जो कि उस प्रजाति में मौजूद नहीं है, तो उससे संबंधित दूसरी प्रजाति से हमको लाना पड़ता है। तो उसके लिए ये हम इंटर जेनरिक या इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस करते हैं। तो इनको एक दूसरा टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जाता है जो है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन, ये वाइड हाइब्रिडाइजेशन टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। वाइड इसलिए क्योंकि इनके आपस में दूरी है। किस तरह से दूरी है? इनके जीन्स जो हैं अलग अलग इसमें, इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग जीन्स होते हैं। तो उस संदर्भ में इनमें आपस में दूरी है। तो नॉर्मली इनको अगर हम प्राकृतिक तौर से क्रॉस कराना चाहें, संकर बनाना चाहें, तो नॉर्मली ये नहीं बनते हैं। लेकिन हम कृत्रिम तरीके से किसी और मेथड का इस्तेमाल करके उनको बनाते हैं। तो ये तभी हम करते हैं जब कुछ ऐसे जीन हैं जो बहुत डिज़ायरेबल हैं, जो बहुत वो ज़रूरी है लेकिन उस प्रजाति में मौजूद नहीं है। तो उसको अगर हम दूसरी प्रजाति में मौजूद है तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन वही है कि उससे हम लाएं, या तो क्रॉस करके लाएं या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू लाएं। तो बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो वाइल्ड स्पीशीज़ में, जंगली प्रजातियों में मौजूद होते हैं, जो कि या उससे संबंधित प्रजातियों में मौजूद होते हैं। तो इसलिए जर्म प्लाज्म जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन, उसकी रक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत सारे जीन ऐसे हैं, खास करके रेजिस्टेंस के जीन, वो नॉर्मली उस तरह के जंगली प्रजातियों में पाए जाते हैं। तो वहाँ से अगर हम किसी तरह से क्रॉस बना के, संकर बना के, उसको जो कल्टीवेटेड है, जिसको हम उगा रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़र उसको कर सकते हैं। तो इसलिए इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन को किया जाता है। तो इसलिए बोलता है कि इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द एग्जिस्टिंग वेरिएबिलिटी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी जीन पूल। ये जीन पूल हम देखे हैं, जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और प्राइमरी जीन पूल क्या होता है। प्राइमरी जीन पूल हम उसको बोलते हैं कि जिसमें जो भी प्रजातियां आती हैं उनका अगर हम क्रॉस बनाते हैं, संकर बनाते हैं, तो जो बनता है उससे वो पौधा बनता है, वो वायबल होता है, वो उसमें फर्टिलिटी वगैरह रहती है, वो उसमें नया जनरेशन उससे हो सकता है। और सेकेंडरी जीन पूल में वो चीज़ कम होने लगती है, मतलब उसमें जो है दूरी वो बढ़ने लगती है। दूरी किस संदर्भ में? तो जीन के संदर्भ में अलग अलग जीन्स होने लगते हैं। तो उनको हम जब करते हैं तो उसको इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनरिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा
हम उसमें जो भिन्नताएं हैं उसका इस्तेमाल करके हम नई किस्में पैदा कर सकते हैं, या उसमें कुछ यूज़फुल जीन्स हैं, कुछ अच्छे जीन हैं, उनको हम इस तरीके से लाते हैं। तो इसको जो है नॉर्मली दो तरीके से हम करते हैं। एक तो है कि क्रॉसिंग करके हम दोनों प्रजातियों में आपस में क्रॉस बनाएं, संकर बनाएं, या सोमैटिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से। ये एक टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम करते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो उससे जो बीज बनता है उसको जब हम लगाते हैं तो कई बार वो ठीक से ग्रो नहीं होता है, या ग्रो भी होता है तो उसमें जब फ्लावरिंग या सीड सेट का जब टाइम आता है तो वो फर्टाइल नहीं होता है, वो बंद टाइप का होता है, उसमें रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का सहारा लेते हैं, और अगर क्रॉसिंग से सीड वगैरह बन जाए तो ठीक है, फिर उसका इस्तेमाल वैसे करके लक्षण को लाने में करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से देख रहे हैं क्रॉस करने से या तो सीड सेट नहीं हो रहा है, या सीड अगर बन भी रहा है, बीज बन भी रहा है, तो उससे प्लांट अच्छा नहीं बन रहा है, या आगे चल के उसमें बंधता आ रही है, तो फिर इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोनों मेथड जो हैं पर ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर, पैसा ये सब लगता है, इसमें रिस्क भी है, ऐसा करने में रिस्क भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अगर मान लीजिए दो प्रजातियों में क्रॉस बना रहे हैं तो ऐसे तो पहले तो क्रॉस बनेगा नहीं, मुश्किल होगा बनना, और काफ़ी संख्या में हमको क्रॉस बनाना पड़ेगा, तब जा कर के उसमें हो सकता है कुछ वायबल हमको क्रॉस मिले। तो इसको बहुत केयर से हमको करना पड़ता है, केयरफुली करना पड़ता है, और इसलिए ये जो मेथड है ये करना थोड़ा खर्चीला काम है, ये इतना इजी नहीं है। इसलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले उसी प्रजाति के अंदर वो लक्षण मौजूद है कि नहीं वो पहले ढूंढते हैं। अगर नहीं है तो उसमें म्यूटेशन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, और अगर उसमें नहीं मिलता है तो हम फिर इधर जाते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक हाइब्रिडेशन दो टर्म है। तो इंटरस्पेसिफिक हम किसको बोलेंगे कि ये जो है इसको बोल रहा है कि एक यूज़फुल मेथड है, ये एक यूज़फुल मेथड है किसके लिए, पादप प्रजनकों के लिए ये एक यूज़फुल मेथड है, जिससे कि हम नया प्लांट फॉर्म मीन्स जो प्रजाति से, जंगली प्रजाति से जीन को, जो हम प्रजाति हम उगा रहे हैं उसमें लाते हैं इंट्रोड्यूस जीन्स, मतलब जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, वाइल्ड से क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट, जो फसल हम उगा रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि ये जीन आ जाए, वो उससे मिलती जुलती प्रजाति में नहीं मौजूद है, उसकी कोई जंगली प्रजाति में मौजूद है, तो उसके साथ हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा करके उस जीन को हम इस फसल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइस की, मान लीजिए महामाया, ये एक धान की किस्म है जिसको हम उगा रहे हैं, लोग उगाते हैं। इसमें कोई एक बीमारी लग रही है, वो बीमारी का जो प्रतिरोधक जो है जीन उससे दूसरे और जो किस्में हैं उसमें नहीं मिल रहा है। खोजते खोजते पता चला कि उसकी एक कोई जंगली प्रजाति है धान की जिसमें उसके लिए रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ इसका क्रॉस बनाएंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि इसमें जो जंगली प्रजाति में जो जीन है वो इसके अंदर आ जाए। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस जीन को, कहाँ से, जंगली से, जो हमारा इंटरेस्ट की जो किस्म है उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक यूज़फुल मेथड है, एक यूज़फुल ये विधि है जिसके द्वारा हम नए प्लांट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। नया प्लांट फॉर्म क्यों, जो ये किस्म है इसमें वो रेजिस्टेंस जीन नहीं था, प्रतिरोधक जीन नहीं था, जब हम इसमें डाल दिए तो ये एक नई किस्म तैयार हो गई जिसमें वो प्रतिरोधक जीन आ गया है। तो नई किस्म बनाने के लिए किस तरीके से जीन को इंट्रोड्यूस करके, कहाँ से, जो जंगली प्रजाति से, वहाँ से जो हमारे लिए यूज़फुल है उसमें हम डाल के कर सकते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन मतलब दो स्पीशीज़ यानी दो जातियों के बीच में हम क्रॉस बनाना, उसको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन बोलते हैं। और इसको क्यों करेंगे, इस तरह का कोई जीन लाना है उसके लिए करेंगे। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, इसको वाइड क्रॉसिंग भी हम बोलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ नथिंग, जैसा कि अभी तक हम बात किए कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जब हम क्रॉस बनाते हैं
तो जो प्लांट्स जनक हम ले रहे हैं वो जनक दो अलग स्पीशीज़ से, दो अलग जाति से आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम दो अलग जाति के पौधों को लेते हैं और उनको क्रॉस बनाते हैं तो वो सेक्सुअली कॉम्पेटिबल नॉर्मली वो नहीं होते हैं, पर एकदम ही नहीं होते ऐसा नहीं है। कई बहुत सारे, अगर मान लीजिए मैं 150 क्रॉस बनाया तो उसमें हो सकता है कोई 5-10 में सक्सेस मिला, बाकी में नहीं मिला, तो नॉर्मली वो कॉम्पेटिबल नहीं होते हैं। तो लेकिन ज़्यादा अगर क्रॉसेस बनाए तो कुछ क्रॉसेस सक्सेसफुल मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जीनस वो एक ही है, स्पीशीज़ जो है जाति अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ ओराइज़ा सटाइवा और ओराइज़ा ग्लैबेरिमा, इसमें दोनों ओराइज़ा है या राइस के हैं, और पर इसमें जो जाति है इसकी वो स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग है। ये सटाइवा है, ये ग्लैबेरिमा है। तो इसके बीच अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन बोलेंगे और वाइड क्रॉसिंग बोलेंगे। यहाँ पे इंटर शब्द ध्यान रखिएगा, इंटर मतलब दो के बीच में, जैसे इंटर स्कूल मतलब दो स्कूल के बीच में, इंटर कॉलेज दो कॉलेज के बीच में, तो इंटर मतलब दो के बीच में जब हम बोलते हैं तो इंटर स्पेसिफिक दो अलग स्पीसीज़ के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बनाया गया था वो कार्नेशन में बनाया गया था, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और स्वीट विलियम में बनाया गया था, जिसको कि थॉमस फेयरचाइल्ड में बनाया था। तो इसको अगर आपको याद होगा तो ये 1717 में इन्होंने बनाया था और इसको फेयरचाइल्ड म्यूल बनाया था। ये दो अलग अलग हैं, हाइब्रिड बिटवीन कार्नेशन। इसका अगर नाम देखेंगे तो इसकी साइंटिफिक नेम और इसके साइंटिफिक नेम में ये जीनस सेम है, ये स्पीशीज़ अलग अलग है। तो मतलब ये भी एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन था, जिसको कि फेयरचाइल्ड ने किया था। ये प्लांट ब्रीडिंग के हिस्ट्री में सबसे पहला अगर क्रॉस का जिक्र जहाँ आता है वहाँ इसके बारे में बताया जाता है। तो दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिड बनाना, तो जैसा कि उसमें बोला है कि कॉम्पेटिबल नहीं होते, यानी कि जब हम संकर बनाते हैं तो उसमें या तो बीज बनता नहीं है, या बीज ठीक से सेट नहीं होता है, या बनता भी है तो पौधा ठीक से उसका ग्रोथ वगैरह अच्छा उतना नहीं हो सकता है, या उसमें बंध्यता रहती है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस यानी कि उसके क्रोमोसोम को डबल करना, टिश्यू कल्चर के माध्यम से अगर मान लीजिए क्रॉस बना रहे हैं तो जो भ्रूण या एम्ब्रियो बन रहा है वो भ्रूण पता चला ग्रो नहीं कर रहा है, या भ्रूण अबॉर्ट हो जाता है, वहीं पे डेथ उसका हो जाता है। तो उस केस में ऐसा अगर हो रहा है तो उस भ्रूण को वहाँ से निकाल करके टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसको ग्रो करके उसको पौधे में विकसित किया जा सकता है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच जो है इस तरह के केस में इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो बोलते हैं इन विट्रो एम्ब्रियो रेस्क्यू, ये एक मेथड है, और एंथर कल्चर ये भी एक तरीका है, और इन विट्रो एम्ब्रियो रेस्क्यू मतलब जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को हम निकाल लें वहाँ से, उसमें ग्रो नहीं हो रहा है, उसको निकाल के टिश्यू कल्चर में उसको ग्रो करें। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको जैसा कि हमने बताया कि वाइड हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मली इसका इस्तेमाल यूज़ तभी होगा जब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई ऐसा खास लक्षण जो या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है उस प्रजाति में नहीं है। जिस प्रजाति को हम ग्रो कर रहे हैं, हम अच्छी प्रजाति है, लेकिन कुछ एक ऐसा लक्षण जो फॉर एग्जांपल डिजीज़ के लिए प्रतिरोधक करने की क्षमता, या इंसेक्ट प्रतिरोधक, या कोई प्रोटीन के लिए जीन है, इस तरह का कोई एंजाइम के लिए जीन है, ऐसा उस प्रजाति में नहीं मिल रहा है, तो तभी हम इस तरह का वाइड हाइब्रिडाइजेशन या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने बताया कि ओराइज़ा सटाइवा और ओराइज़ा पेरेनिस के बीच में अगर हम इस तरह का क्रॉस बना रहे हैं जिसमें इनका स्पीशीज़ अलग अलग है, ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, तो इसको हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, या वाइड हाइब्रिडाइजेशन या वाइड क्रॉस इसको बोलेंगे। दूसरा जो है वो इंटरजेनरिक है। तो इंटरजेनरिक हाइब्रिड जो है इसको बोला जाता है क्रॉस बिटवीन प्लांट्स, मतलब ऐसे दो जनक के बीच में हम क्रॉस बना रहे हैं जो कि डिफरेंट जेनेरा के हैं, मतलब जिनका जेनस ही अलग अलग है बट फैमिली वही है। मतलब ग्रामीणी फैमिली, पोएसी फैमिली उसी फैमिली के हैं लेकिन जीनस अलग अलग है। फॉर एग्जांपल व्हीट और राई,
गेहूं और राई, इसको क्रॉस करके ट्रिटिकल बनाया गया है, जो कि जिसको कि मैन मेड सीरियल बोला जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक सीरियल है, जो कि व्हीट और राई दोनों अलग अलग, जीनस ही अलग अलग है लेकिन फैमिली एक ही है, मतलब वो फैमिली जो है ग्रामीणी फैमिली का ही है। तो ऐसा अगर कोई क्रॉस हम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरजेनरिक तक इंटर स्पेसिफिक ही जब हम बनाते हैं, एक ही जीनस के दो स्पीशीज़ में, दो जाति में जब हम क्रॉस बनाते हैं तो उसी में सक्सेस थोड़ा कम होता है, बहुत कम उसमें मिलता है, भ्रूण का ग्रोथ वगैरह ठीक नहीं होता है। तो इसमें तो बिल्कुल भी चांस नहीं होता है कि ग्रोथ हो, क्योंकि उसमें क्रोमोजोम ही अलग अलग हैं, जीनस अलग है तो उसके क्रोमोजोम्स अलग अलग हैं, तो उसमें पेयरिंग वगैरह क्रोमोजोम का मियोसिस में होता ही नहीं है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें बंधता रहती ही है, स्टेरिलिटी रहती ही है। पर उसको कैसे सक्सेस बनाया जाता है, उसको नॉर्मली क्रोमोजोम को डबलिंग करके, उसको कोल्चिसिन से ट्रीट करके उसको क्रोमोजोम की संख्या दुगनी कर देते हैं। तो वैसा करने से क्या होता है कि क्रोमोजोम्स जो हम क्रोमोजोम दो जगह से आ रहे हैं तो उनका दोनों तरह के क्रोमोसेट के एक अपना अपना एक जोड़ा बन जाता है, तो आपस में पेयरिंग करता है, तो उसमें फिर फर्टिलिटी जो है आ जाती है, बंधता उसमें ख़त्म हो जाती है। तो दे आर क्लोजली रिलेटेड इनफ, वो उनका बोलता है क्लोजली रिलेटेड होते हैं, पॉलिनेशन विल प्रोड्यूस ए हाइब्रिड, लेकिन सीड्स जो है ये सब स्टेराइल होगा, उसमें सीड तो बन जाएगा, क्योंकि माइटोसिस में चूँकि पेयरिंग, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रोमोजोम अगर आप मिलता जुलता नहीं भी है, उसमें होमोलोगस क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम उसमें मौजूद है आपस में कोई होमोलोगस है भी नहीं, पेयरिंग वाला चक्कर नहीं है, पेयरिंग नहीं हो पाएगा, इस तरह कंडीशन है, फिर भी माइटोसिस उसमें बराबर होता रहेगा, क्योंकि माइटोसिस में कहीं पेयरिंग की बात नहीं आती है। माइटोसिस तो क्रोमोजोम डबल होगा और बीच में इक्वेटोरियल प्लेट में जाएगा और दोनों क्रोमेटिड अलग होंगे, फिर वो एक डबल होगा फिर अलग होंगे, तो उसमें कहीं पेयरिंग की बात नहीं आती है। इसलिए कैसा भी हो माइटोसिस हमेशा होगा। तो जो नॉर्मल जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो तो होगा, लेकिन जहाँ रिप्रोडक्शन की बात आएगी, जब फ्लावर उसमें बनेगा तो उसमें जब पुंकेसर, स्त्रीकेसर ये सब बनेगा और उसमें पराग बनने की बात आएगी और बीजांड वगैरह बनने की बात आएगी, वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होगा, मियोसिस जो है वो नहीं होगा, तो उसमें बंधता आएगी। तो इंटरजेनिक हाइब्रिडेशन रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन जीनोम फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। तो पर इसको अगर हम करते हैं तो ये क्या अपॉर्चुनिटी देता है, क्या मौका देता है? ये मौका देता है जीनोम को, यानी कि क्रोमोजोम का जो सेट है, जो हम पॉलीप्लॉइडी में पढ़े थे कि क्रोमोजोम का जो सेट है वो अलग अलग पौधों से, अलग अलग प्लांट से, जो अलग अलग जाति, अलग अलग जीनस ही अलग अलग है, वहाँ से क्रोमोजोम को सेट को एक साथ लाने का मौका देता है। तो अगर इंटरजेनरिक हम हाइब्रिड बनाते हैं तो अलग जगह से आता है। तो नॉट फाउंड इन मेन जीनस, जो कि जैसे मान लीजिए गेहूं और राई की जो मैंने बात किया कि ऐसा कुछ है जो राई में मौजूद है, गेहूं में नहीं है, या गेहूं में है राई में नहीं है, तो दोनों को क्रॉस बना के हम उसको एक साथ ला सकते हैं। तो ये एक मौका देता है कि दोनों तरह के अलग अलग जीनोम को एक साथ लाने का। तो मेनी इंटरजेनिक हाइब्रिड, जैसा कि मतलब इनफर्टाइल होते हैं, उनमें बंधता होती है, वो फर्टिलिटी नहीं रहती है। जैसे व्हीट और राई, गेहूं और राई का अगर क्रॉस बनाएंगे तो ये एक इंटरजेनिक हाइब्रिड है, लेकिन नॉर्मली अगर हम क्रॉस बनाएंगे तो ये फर्टाइल नहीं होगा, ये बंधता इसमें रहेगी। तो इसका जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड विद इन ए ग्रेट पोटेंशियल वाज ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकल जो है वो पहला इंटरजेनरिक हाइब्रिड बनाया गया था, जो कि गेहूं और राई का, व्हीट और उसके सिकल सीरियल के बीच का क्रॉस करके ट्रिटिकल बनाया गया था। पर जब हम नेचर में अगर हम देखते हैं और पौधों की अगर इतिहास को हम देखें, जो क्रॉप प्लांट्स है उसकी हिस्ट्री को देखें, तो उसमें हमको कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ नेचर में इस तरह का क्रॉस हुआ है, नेचर में अपने आप हुआ है, और वहाँ अपने आप क्रोमोसोम का डबलिंग हो करके अपने आप ही वो उसमें बंधता ख़त्म हुई है, वो फर्टाइल बना है, ये नेचर में मिलता है। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये एक इसके मेन फीचर्स एक जैसा दिया गया है। तो इसको इस्तेमाल कब करते हैं? जब इंटरजेनरिक या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, जो हम लक्षण चाहते हैं, वो उस प्रजाति में मौजूद नहीं है, तभी हम दूसरे प्रजाति में देखेंगे। और ये एक इफ़ेक्टिव मेथड बोलता है, ये अच्छा मेथड है किसके लिए? तो डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए। कल्टीवेटेड स्पीशीज प्लांट, जो उसको हम उगा रहे हैं, वैसे किस्म के पौधों में
बाहर से जीन डालने के लिए एक मेथड है, जैसा कि इंट्रोड्यूस करें जीन को वाइल्ड स्पीशीज़ से, जो कि जंगली प्रजाति है वहाँ में जीन मौजूद है, अच्छा जीन है, उसको डालने का ये एक तरीका है। और इसका सक्सेस जो है ज़्यादा कहाँ होता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीशीज़ में। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रॉस बना के पौधा तो बन गया, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माइटोसिस उसमें होता रहेगा, ग्रोथ तो होता रहेगा, लेकिन जब फ्लावरिंग की बात आएगी उस समय मियोसिस नहीं होगा, तो उसमें बंध्यता आएगी। तो अगर उसमें रिप्रोडक्शन का तरीका ऐसा है कि वो वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, यानी उसका कटिंग लगा के हो सकता है, उसका बडिंग करके या ग्राफ्टिंग करके, ऐसा कुछ तरीके से हो सकता है, तो हमको मियोसिस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसा केस में अगर हम ऐसा इंटरजेनरिक या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड हम बनाएं, तो उसको हम बाद में एसेक्सुअल तरीके से उसका प्रजनन करके उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, तो वहाँ पर ये समस्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए यह सक्सेसफुल इसी केस में जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा सफल है। क्योंकि हमको सिर्फ क्रॉस बना देना है, क्रॉस बनाने के बाद अगर उसमें उससे सीड बन गया और प्लांट तैयार हो गया, तो फिर आगे उस प्लांट में वेजिटेटिवली हम उसका कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग कुछ भी करके उसको हम आगे चलाते रह सकते हैं। तो इसमें जब हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस हमको 3 तरह का मिलता है। एक तो फुल्ली फर्टाइल, जो बीज मिला वो हो सकता है पूरा फर्टाइल हो, और एक जो है फुल्ली स्टेराइल हो, और एक पार्शियली स्टेराइल हो। ये 2-3 तरीके का हो सकता है। तो कुछ इसका मेन उद्देश्य जो है वो जीन को ट्रांसफ़र करना, एक स्पीशीज़ से, एक जाति से दूसरी जाति में जीन को ट्रांसफ़र करना। और जब 2 जीनस की बात करता है, यानी कि इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन की बात जब करता है, तो वो बोलता है कि ऑलवेज वो स्टेराइल ही होता है जब हम क्रॉस बनाते हैं। इंटर स्पेसिफिक में हमको हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक जब हम करें तो यहाँ पर हो सकता है कुछ हमको फर्टाइल मिले, कुछ हमको स्टेराइल मिले, दोनों तरह का मिल सकता है। लेकिन जब इंटरजेनेरिक जब हम करते हैं तो इसमें हमेशा जो है वो स्टेराइल ही मिलता है। तो इसमें रेस्टोर जो है आर्टिफिशियली हमको इसमें स्टेरिलिटी को हटाना पड़ता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जहां हम देखेंगे कि नेचर में किस तरीके से ऐसा हुआ है। गेहूं, जैसा कि हम जानते हैं, गेहूं की उत्पत्ति जो है ये नेचर में अपने आप ही हुई है, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन से ही हुई है। यहाँ हम देखेंगे जो इसका उत्पत्ति का जो बताया जाता है, ट्रिटिकम मोनोकोकम एक गेहूं का किस्म है जिसमें 14 क्रोमोसोम है। इसका जो जीनोम का सेट है वो ए है, ये ऐसा ये दोनों में क्रोमोसोम्स अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए इनको ए और बी से दिखाया गया है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि इनके क्रोमोसोम्स अलग टाइप के हैं, इनके क्रोमोसोम अलग टाइप के हैं। इनमें अगर आपस में आया तो इसमें पेयरिंग, इसमें भी 14 ही क्रोमोसोम है, इसमें भी 14 ही क्रोमोसोम है, यानी कि 7-7 का एक सेट है। तो 7-7 का सेट और 7-7 का सेट। लेकिन ये 7 और ये 7 जो है वो अलग अलग किस्म के हैं। इसको और इसको अगर एक साथ लाएंगे तो इनमें पेयरिंग वगैरह नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, और ये इसमें बंध्यता शो करेगा। तो नेचर में बताया जाता है कि ट्रिटिकम मोनोकोकम इसमें, और वाइल्ड ट्रिटिकम एक और है जिसमें 14 क्रोमोसोम उसमें भी है, इन दोनों में किसी तरह से क्रॉस हुआ, संकर जो है वो बना। तो यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया। अब ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के हैं तो इसमें बंध्यता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि नेचर में अपने आप ही किसी तरह से उसमें डबलिंग हो गया, यानी कि इसका एक सेट और इसमें बन गया, इसमें एक सेट बन गया। और कैसे बन सकता है? जब माइटोसिस हो रहा है तो किसी तरह से क्रोमोसोम डबल हुआ है, लेकिन उनका सेपरेशन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे बोलते हैं कि इसमें डबलिंग क्रोमोसोम का हो गया। तो जब डबल हो गया तो ये अब फर्टाइल हो गया, इसमें बंध्यता ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो है ना, इसके साथ अब इसके क्रोमोसोम का 2 सेट हो गया, इसका भी 2 सेट हो गया। तो ये आपस में पेयरिंग करता है, ये आपस में पेयरिंग करता है, इसका इससे इससे लेना देना नहीं है। तो ये जो बना है इसको ट्रिटिकम टर्जिडम बोलते हैं या एमआर व्हीट बोलते हैं। अब इसमें 14 क्रोमोसोम थे, तो 7-7 का सेट आया था, 14 यहाँ फिर से हुआ था। ये डबल होके अब 14 28 क्रोमोसोम का हो गया। तो ये एक अलग जाति बन गई। तो ये मोनोकोकम था, उससे अब टर्जिडम एक नई जाति बन गई। अब इसके साथ बोलते हैं ट्रिटिकम टॉशी, ये एक वाइल्ड टाइप का है, इसमें भी 14 क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम फिर और तीसरे तरह का है, तो इसलिए इसको डीडी से दिखाया गया है। तो ये इसका बोलते हैं कि नेचर में अपने आप क्रॉस हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये सब कहाँ हुआ होगा? जहाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ओरिजिन में हम जानते हैं कि उसकी मैक्सिमम विभिन्नताएं पाई जाती है, बहुत सारी अलग अलग किस्में वहाँ पाई जाती है। तो वहाँ ये सब तरह की किस्में मौजूद है, तो इनमें आपस में किसी तरह से नेचर में हुआ क्रॉस।
तो इसके साथ इसका हुआ, उससे ये बना जो कि स्टेराइल था, जिसमें बंध्यता थी, इसके साथ अपने आप ही क्रोमोसोम का डबलिंग हो गया, तो ये हो गया नेचुरल क्रोमोसोमल डबलिंग हो गया। इसके साथ फिर इसका क्रॉस हुआ, तो ये ए बी डी 3 अलग अलग जीनोम आ गए एक साथ में, 3 अलग अलग सेट आ गए, ए बी और डी। अब सब में 7-7 है, तो 7 7 14 7 21 क्रोमोसोम आ गया। तो ये जो 21 क्रोमोसोम था, लेकिन इसमें तीनों सेट जो है अलग अलग हैं, तो इनमें आपस में कोई पेयरिंग नहीं है, तो मियोसिस नहीं होगा, तो इसमें बंध्यता रहेगी। इसमें बोलते हैं फिर से नेचर में क्रोमोसोमल डबलिंग हो गया। तो इसमें जब फिर से डबलिंग हो गया, तो अब 21 का 42 क्रोमोसोम हो गया, और इसका एक सेट बन गया, इसका भी एक सेट बन गया, इसका भी। जब ये ऐसा हो गया, तो इसका आपस में पेयरिंग होता है, इसका आपस में, और इसका आपस में। तो अब ये जो है ना, ये फुल्ली फर्टाइल है, और यही गेहूँ जो है आज की तारीख में हम उगाते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, या जो ब्रेड व्हीट जिसको हम बोला जाता है, ब्रेड व्हीट, जो कि रोटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन नेचर में होके ये स्पीशीज़ अलग अलग थी दोनों, वाइल्ड ट्रिटिकम और ट्रिटिकम मोनोकोकम दोनों स्पीशीज़ में क्रॉस हुआ, उस जो बना उसमें अपने आप ही डबलिंग हो गया। तो ये ट्रिटिकम टर्जिडम एक तीसरी स्पीशीज़ बन गई। ये ट्रिटिकम टर्जिडम के साथ ट्रिटिकम टॉशी एक चौथी स्पीशीज़ का क्रॉस हुआ, और होके एक 5वां ट्रिटिकम एस्टिवम तैयार हो गया। तो ये नेचर में अपने आप इस तरीके से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से होके गेहूँ जो है तैयार हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ हम देख सकते हैं कि नेचर में इस तरह के कैसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होने से ये जीन और ये जीन, ये तीनों जीन का सेट, यानी कि 3 जीनोम जो है वो एक साथ आ गया है। तो तीनों जीनोम एक साथ आने से ये तैयार हुआ है, और ये ही जो है आज की तारीख में लोग इस प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें तीनों के ऐसे लक्षण आ गए हैं जो कि तीनों से बेहतर है, तो ये इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से नेचर में ऐसा अपने आप ही इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे और उदाहरण हैं, हम 1-2 और देखेंगे एग्जाम्पल। गॉसिपियम, कॉटन का भी ऐसा हम देखेंगे। कॉटन हर्बेरियम, कॉटन हर्बेशियम है, ये एक ओल्ड वर्ल्ड कॉटन इसको बोला जाता है। इसमें जो है N13 यानी कि 26 क्रोमोसोम है। ये भी एक है जिसमें गॉसिपियम राइमोंडी, इसमें भी 26 क्रोमोसोम है, N = 13 तो 2N = 26। ये एक दूसरे अलग अलग 2 जातियाँ हैं। इसमें आपस में क्रॉस हुआ, फिर उसका डबलिंग हुआ, तो AADD आ गया। यहाँ से A सेट आया, यहाँ से D सेट आया, ये AADD हो गया। तो ये न्यू वर्ल्ड टेट्राप्लॉइड कॉटन जो है तैयार हो गया। इसमें 13 बड़े क्रोमोसोम हैं और 13 छोटे क्रोमोसोम हैं। ये इसके क्रोमोसोम छोटे हैं, इसके बड़े हैं। इन दोनों का पेयरिंग मियोसिस नहीं होता है, लेकिन जब इसका भी डबल हो गया, एक यहाँ से A आया, यहाँ से D आया, और ये जब डबल हो गया, डबल A और यहाँ डबल D, तो ये आपस में पेयर करता है और ये आपस में पेयर करता है। तो इस तरीके से एक कॉटन की उत्पत्ति हुई, और इसी में फिर अलग अलग किस्में बनी हैं, जैसे ये 3-4 गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसियम डार्विन, ये वाला जो है मैक्सिमम यूज़ होता है, या हिरसुटम जो है ये यूज़ होता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन इसको बोलते हैं। तो न्यू वर्ल्ड कॉटन इस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये भी नेचर में ये बोला गया है 6 से 11 मिलियन ईयर्स से वो पहले कभी हुआ है। तो नेचर में इस तरीके से अपने आप ही इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होकर इस तरीके से तैयार हुआ है। इसी तरीके से ब्रासिका में जब हम देखते हैं, तो उसमें सरसों, राई और गोभी वोबी ये सब आता है। तो इसमें भी इसी तरीके से नेचर में आपस में क्रॉस हो के ये तैयार हुए हैं। इसको यू ट्रायंगल बोला जाता है, यू डायग्राम बोला जाता है। इसमें ब्रासिका नाइग्रा, इसमें 8 क्रोमोसोम है, और ये ब्रासिका रैपा, इसमें 10 क्रोमोसोम है। ये दोनों का किसी तरह से क्रॉस होके जब ये बना है, तो ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। इनका आपस में पेयर नहीं होगा, लेकिन जब ये डबल हो गया है, ये सेट भी डबल हो गया और ये सेट भी डबल हो गया, तो वो ये रेड वाला रेड के साथ करेगा, ग्रीन के साथ, मतलब आपस में करेगा। तो ये ब्रासिका जंक्शिया या सरसों जिसको बोलते हैं, ये तैयार हुआ है। इसी तरीके से कैरिनेटा तैयार हुआ है। तो इसका अब एक फ़ोटोग्राफ है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसको। तो ये जैसे दिखाया कि इसके और ये जैसे ब्रासिका ओलरेसिया जो है, इससे और इससे दोनों मिलके ये तैयार हुआ है कैरिनेटा। ब्रासिका जेनेसिया जिसको हम सरसों बोलते हैं, इसके और इसके मिलने से तैयार हुआ है। तो ये एक अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है, दोनों के मिलने से ये तैयार हुआ है। तो इस तरीके से नेचर में ऐसे और एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशंस होके अलग अलग जीन सेट एक साथ आए हैं, और
एक साथ आए तो वो कंफर्टेबल नहीं थे, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स अलग अलग टाइप के हैं। तो वहाँ नेचर में अपने आप ही क्रोमोसोम डबल हो गए और डबल होकर वो फर्टाइल बन गए। तो ये सब प्रोसेस जो है ये सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ पर है, प्राथमिक उत्पत्ति का केंद्र वहीं पर हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी उसकी भिन्नताएं मिलती हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ और होके इस तरीके से नई फसलों की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये आज चूँकि भिन्नताएं घट गई हैं, क्योंकि हम अब एक ही किस्म उगाते हैं, कोई एक किस्म हम लेते हैं, खरीद के लाते हैं, किसान लाता है और उसी को पूरे खेत में लगाता है। तो भिन्नताएं उस तरीके से कम हो रही हैं। तो ये नेचुरली नेचर में इस तरह का अपने आप होने का चांस बहुत कम हो गया है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जहाँ प्रयोग जहाँ करते हैं या जो पादप प्रजनक जो अपना रिसर्च स्टेशंस होते हैं वहाँ पर इस तरह का प्रयोग वो करते रहते हैं, अगर करके कोई जीन इंट्रोडक्शन करना, कुछ करना। तो ये था आपका इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही ध्यान रखिएगा कि इंटरस्पेसिफिक मतलब जाति अलग है, जैसे नाइग्रा और कैरिनाटा, तो जाति अलग है, और इंटरजेनरिक में जेनस ही अलग हो जाएगा। यहाँ ब्रासिका जैसे व्हीट और राई हो गया, सिकल सीरियल और ट्रिटिकम एस्टिवम जाति ही अलग, जीनस ही अलग हो गया, उनके बीच में होता है। नॉर्मली इस तरह के जो क्रॉसेस बनते हैं वो नॉर्मली फर्टाइल नहीं होते हैं, नॉर्मली उनमें बंध्यता होती है। और नेचर में इस तरीके से नई फसलों की उत्पत्ति हुई है। और इसको हम करते तभी हैं जब हम कोई ऐसा लक्षण या ऐसा जीन उसमें लाना चाहते हैं जो कि साधारणतः उस प्रजाति में हमको नहीं मिल रहा है।